हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज में विभिन्न टॉपिक्स की चर्चा करते हुए अब हम व्यवहारिक अर्थशास्त्र के आज लास्ट वीडियो पर हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। 41 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से कुछ चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता वृद्धि को लेकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये वास्तव में वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था, जिसके पीछे लक्ष्य यह था कि भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता में बढ़ोतरी की जाए, रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाए, कृषि का स्तर, कृषि का जो लेवल है और कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उसको भी बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन भी समृद्ध किया जाए, इस प्रकार का लक्ष्य था। तो इसमें आपसे दिया जा रहा है चावल, गेहूं और दलहन, इन तीन चीज़ों पर फोकस किया गया था। चावल, गेहूं, दलहन और तिलहन को शामिल नहीं किया गया था। चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और सब्जियां ये सब सम्मिलित नहीं थे। तो वास्तव में इसका सही जवाब होगा बी, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन, ये मिशन इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले सार्वजनिक खाद्य वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है। देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी घोषणा CACP यानी कि कृषि मूल्य एवं कीमत एवं लागत आयोग के द्वारा अनुशंसा के आधार पर की जाती है। यद्यपि ये जो CACP है ये 22 फसलों की MSP की रिकमेंडेशन करता है, ना कि 32 फसलों की। तो इसमें जो है, अगर आप देखें, हमने इसके बाइफर्केशंस और आने वाली फसलों के बारे में भी पिछले वीडियो में चर्चा कर रखी है। जैसे इसमें 7 अनाज है, 7 तिलहन है, 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। तो इस प्रकार से 22 फसलों का वो MSP की घोषणा करता है, ना कि 32। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है। देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसको प्रारंभ करने का जो समय था वो अक्टूबर 2007 था और इसमें इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई थी। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, आप भी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 43 है और क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से गठित की गई थी? कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक स्थितियों के अध्ययन के लिए, अवसंरचना विकास और वित्तीयन के उपाय सुझाने के लिए, आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाने के लिए, या केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। ठीक है, देखिए, जो दीपक पारेख कमेटी है वो जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें किस प्रक्रिया के द्वारा और किस प्रकार से फंडिंग की जाए, इसको लेकर के बहुत बड़ी रिकमेंडेशन देती है। और वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर हमें भारत को विकास की दिशा में और तेजी से आगे ले जाना है तो एक बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। वो जो वर्तमान GDP है उससे अगर हमें विकसित GDP की तरफ जाना है तो हमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इनका रिकमेंडेशन था। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न के हिसाब से बी सही ऑप्शन होगा, जहां पर अवसंरचना विकास और वित्तीयन के उपाय सुझाने के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने इस संबंध में व्यापक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। नंबर 2, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रन की जाती है, लेकिन इसमें पॉइंट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है, इसलिए यह बिंदु गलत है। दूसरा, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य जो बुनकर और कारीगर समुदाय है उसको देश की जो बेसिकली बीमा सुविधाएं हैं उन तक उनकी पहुंच बनाना था और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही है, तो आप इसमें बी लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 45। हाल के दिनों में भारतीय समाचार के संदर्भ में MCX SX क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, चंद्रमा संघटक अन्वेषी का नाम, स्टॉक एक्सचेंज या नाभिकीय शक्तियुक्त पनडुब्बी। देखिए, MCX SX जो है वास्तव में वर्ष 2014 में MCX स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक नया नाम भी रखा गया और यह वास्तव में अब इसको मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज है जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो सेबी की धारा 4 है उसके अंतर्गत ये एक रजिस्टर्ड शेयर मार्केट है और इसे भारत सरकार के कंपनी अधिनियम 1956 में एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की वैलिडिटी भी दी गई है। तो इस प्रकार अगर हम प्रश्नों में देखें, उत्तरों में देखें, तो यह एक स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। देखिए, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बल दिया था और उन्होंने कहा कि एक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है जो कि नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जैसा कि आप योजना की हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यह वास्तव में भारी उद्योग, पूंजीगत वस्तुओं पर के उत्पादन इत्यादि पर ध्यान देता है। सेकंड जो कह रहा है कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ करता है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था जो 1961-62 से लेकर के 1965-66 तक चला, इसमें बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के साथ साथ अपनी विकास पर ध्यान देना था। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति को इन्होंने व्यापक तौर पर मान्यता दी। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही है, तो आप इसमें सी लगाएंगे। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों को उनके उत्पादन के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही है? देखिए, ये प्रश्न 2007 का है और इसके हिसाब से ही हम आंसर देंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था चावल का, फिर गेहूं का, फिर मोटे अनाजों का और फिर दालों का। तो इस क्रम में ही आपको इस वर्ष के प्रश्न के हिसाब से जवाब देना होगा। ये 6-7 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये सीधे डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए आपको भी करने में। तो आप देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम कंपनी और उसको मैच करना है। तो अगर हम बाल्को की बात करें, ये सभी एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, तो बाल्को, हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट। बाल्को कोरबा में है। हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में है। इसका बड़ा फेमस है और कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है और नाल्को जो है वो आपकी कोरापुट में है। तो 2, 4, 1, 3 बी है इसका सही आंसर। आप इसके हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज की लोकेशन के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है। ये सभी बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49।
राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में स्थापित किया गया? जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो वास्तव में रिजर्व बैंक के अंतर्गत स्थापित किया गया था 9 जुलाई 1988 को। ठीक है, इसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट भी पास किया गया था 1987 में, और 88 में 9 जुलाई को इसकी स्थापना हुई। यह पूरी तरीके से आरबीआई के अंडर में स्थापित किया गया था, और यह बैंक की अब पूरी पूंजी जो है वो भारत सरकार के योगदान से जाती है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट है, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत अनुशंसी के रूप में स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है तारापोर समिति। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? देखिए, जो एसएस तारापोर कमेटी है उसका गठन किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1997 में, और इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कितनी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, इसके संबंध में रिकमेंडेशन देने के लिए पूंजी खाते पर भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के लिए। तो ये बेसिकली रोड मैप तैयार करने के लिए बनाई गई थी एसएस तारापोर की। ये डेप्यूटी गवर्नर भी थे आरबीआई के, तो इसमें विशेष आर्थिक जोन के लिए नहीं की गई थी, ये विशेष आर्थिक जोन के लिए नहीं की गई थी। पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों के प्रभाव, इन सब के लिए इसका गठन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1972 में राष्ट्रीयकृत हुई थी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अनुषंगी बनाई गई। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, देखिए, जो भारत में बीमा क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो भारत के बीमा क्षेत्र में सबसे पुरानी कंपनी जो है ना, वो ओरिएंटल इंश्योरेंस है, ना कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस है। बेसिकली यूरोपियन कंपनी थी, कोलकाता में ऑपरेट करती थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे पुरानी बीमा की कंपनी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1972 में इसको नेशनलाइज किया गया और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुषंगी बनाया गया। देखिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए भारत में 4 यूनिट्स है, जिसमें से आपकी एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसे 1972 में नेशनलाइज किया गया था। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है, यह भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। तो सेकंड और थर्ड सही है, पहला गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है, प्रत्यक्ष करों पर वर्ष 2002 में विजय एस केलकर की अध्यक्षता वाले कार्यबल द्वारा दी गई सिफारिशों में से कौन सा एक नहीं है? देखिए, विजय केलकर जो कार्यदल बना था वर्ष 2002 में, उसने कई सारी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दी थी, कई सारी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी थी, और ये जुलाई 2002 में संसद की अनुदान की अनुपूरक मांगों के बैच को पेश करते हुए मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की जो सरलीकरण के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संपत्ति कर की समाप्ति कर देनी चाहिए, विधवाओं और व्यक्तिगत आय से छूट प्राप्त के लिए व्यक्तिगत आय से छूट सीमा को 1,20,000 रुपए तक बढ़ाना था। नहीं, देखिए, विधवाओं और वृद्ध जनों के लिए इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आयकर की सीमा को 1,50,000 रुपए 1,50,000 रुपए तक बढ़ाने की इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मानक कटौती को हटाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा देना, यह भी इन्होंने रिकमेंड किया था। कि सूचीबद्ध इक्विटी होने पर लाभांश और पूंजी लाभ पर कर में छूट देना, अगर कोई भी इक्विटी लिस्टेड है तो उस पर लाभांश और पूंजी लाभ पर टैक्स में रिबेट दिया जाए, यह भी इनकी रिकमेंडेशन थी। तो इसमें गलत जो है वो बी है, वो इसलिए क्योंकि 1,20,000 नहीं 1.5 लाख रुपए तक की छूट की सीमा का इन्होंने निर्धारण किया था अपनी अनुशंसाओं में। तो इस प्रकार इसका उत्तर बी होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गृह निर्माण वित्त की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय गृह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुशंसी के रूप में स्थापित की गई थी। दूसरा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्णतया स्वामित्व वाले अनुषंगी के रूप में स्थापित किया गया। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी के रूप में स्थापना की गई थी, तो इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी को इंडियन औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी के रूप में स्थापित किया गया था। यह तथ्य भी बिल्कुल सही है। जो सिडबी की स्थापना होती है उसका जो बेसिक स्वामित्व होता है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों सही हैं, आप इसमें सी लगा दीजिए और यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केलकर प्रस्ताव जो हाल ही में समाचारों में थे, अब देखिए ये 2003 का प्रश्न है, चूंकि हम लोग 10 वर्षों को कवर कर रहे हैं तो ये 2003 का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर चर्चा कर देता हूं। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए केलकर समिति के सुझावों की बात हो रही है। दूसरा, कर सुधारों के लिए सिफारिशें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के लिए दिशा निर्देश, वाहनों के प्रदूषण को कम करने और सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के दिशा निर्देश। देखिए, केलकर कमेटी जो विजय केलकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी, वह समिति बेसिकली कर सुधारों, डायरेक्ट टैक्स में सुधारों के लिए बनाई गई थी, और इसमें अगर हम देखें तो ये कर सुधारों वाला ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा मैच करता है, तो इसमें आप भी लगा दीजिए। ये डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, जो कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या कहलाती हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य है जिसमें किसान से अनाज खरीदती है सरकार, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका सही जवाब नहीं है। वह कीमत जिस पर सरकार खरीदती है अनाज को अपना जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए और भंडार बनाए रखने के लिए, उसको हम वसूली कीमतें कहते हैं। और ये वसूली कीमतें नॉर्मली एमएसपी से ज़्यादा होती हैं, मार्केट डोमिनेटेड होती हैं। तो ये बी सही है, ठीक है। निर्गम कीमतें तो वह कीमतें होती हैं जिस रेट पर वो जारी की जाती हैं, उच्चतम कीमतें अलग होती हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वसूली कीमतें वे कीमतें हैं जिन कीमतों पर सरकार भंडारण के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बाजार से अनाज खरीदती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली ये वाली कीमतें जो हैं वो एमएसपी से ज़्यादा होती हैं। अगला, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंसिंग में प्रस्तावित बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के कार्यविधिक औपचारिकताएं दूरी करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। देखिए, जो आर्थिक उदारीकरण है वो वर्ष 1991 से भारत में शुरू हुआ। हालांकि लेट 80s से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में जो रिलैक्सेशन करने का प्रोसेस शुरू हो गया था, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। और इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर में ए सबसे बेहतर जवाब है कि जैसे जैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग पॉलिसीज रिलैक्स्ड होती गई, वो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाती चली गई। तो ये वास्तव में इसका सही जवाब ए होगा। अगला, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स के चढ़ाव का क्या तात्पर्य है। सेंसेक्स में चढ़ाव का क्या तात्पर्य है। मुंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्यों में बदलाव, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में बदलाव, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के समग्र मूल्यों में बदलाव और चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। देखिए, सेंसेक्स जो है वो सेंसिटिव इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। ये बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है, और इस संवेदी सूचकांक में जो बेसिकली शो किया जाता है वो ये है कि किस तरह से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनियां हैं उनके शेयरों में उछाल हो रहा है।
ठीक है। तो ये वास्तव में ये जो 30 कंपनियों का एवरेज उछाल होता है जो कि मार्केट की ग्रोइंग टेंडेंसी को शो करता है, वृद्धि की प्रचलन को शो करता है, इसी को हम सेंसेक्स कहते हैं। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो इन ऑप्शंस में सबसे बेहतर है कि यह बंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो पंजीकृत है उनमें एक कंपनियों का समूह है, इसमें बेसिकली 30 कंपनीज होती हैं। तो ये सी सबसे बेहतर ऑप्शन है इस प्रश्न में। और लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है और आपको कपास, अलसी, पटसन, चीनी, चुकंदर और जूट के लिए वर्षा, तापमान के उसमें मैच करना है। इसको एग्रीकल्चर से देखा जा सकता है, ज्योग्राफी का भी ये पार्ट हो सकता है। तो इसमें मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। जैसे कपास के लिए हमें क्या चाहिए, कपास के लिए हमें करीब 1500 से 200 मिलीमीटर वर्षा चाहिए और तापमान 25 से 35 डिग्री चाहिए। आप कपास के लिए बी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलसी या पटसन के लिए हमें 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा चाहिए और तापमान 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। चीनी के लिए हमें जो चाहिए वो वर्षा चाहिए 500 से 800 मिलीमीटर और तापमान चाहिए 18 से 22 डिग्री। और चुकंदर के लिए हमें चाहिए वर्षा जो है वो 1000 से 1500 मिलीमीटर और तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके हिसाब से आप इसमें बी लगा सकते हैं। ये आप जब भी फसल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता था पहले। अभी इस तरीके के प्रश्न तो बहुत कम पूछे जाते हैं, 99 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड भी पिछले 10 साल से ज़्यादा के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, आप इसको देखिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग जो एक बचा हुआ टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हम अपनी इकोनॉमी के इस PYQ सीरीज को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।